Good morning each and everyone. हम पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स में कैपिटल गेन की प्रैक्टिस शीट कर रहे थे अपन क्वेश्चन नंबर 11 10 वाला कहाँ हुआ? हो गया 10 कल नहीं हुआ 11 Examine the taxability of capital gains in the following 2021 scenarios for the assessment year. अभी ये क्या बात हुई? The following scenarios होगा for the assessment year 24-25. Determine the taxable amount and rate of tax applicable. On 28th February 2024, 10,000 shares of XY Limited, a listed company, are sold by Mr. P 550 per share, and STP was paid at the time of sale of shares. These shares were acquired by him on 5th April 2017 at 395 per share by paying STP at the time of purchase. STP at the time of sale भी है, STP at the time of purchase. 112K applicable भी है, ठीक है भाई दोस्तों? On 31st January, the shares of XY Limited were traded on a recognized stock exchange at a fair market value of 390 per share. तो अब है ना, कल मुझसे अंशिका कह रही थी कि सर हमने सेक्शन पढ़ा तो हमने पढ़ा ही नहीं पढ़ा तो अंशिका ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 112K नहीं पढ़ा है? 1 2 3 टुगेदर सेंटेंस यार 4, ठीक है? और हिमानी को भी इंक्लूड कर ही लेते हैं 5 अब पढ़ाता है, ठीक है? सुनो तो अब जिनको 112K पढ़ना है ना वो चिंकी की बातें करता हूँ, ठीक है? तो जिनको ये सेक्शन पढ़ना है वो इस क्वेश्चन नंबर के फर्स्ट पॉइंट के आगे सेक्शन 112A लिख दो, ये परफेक्ट एग्जाम्पल है, ठीक है? 112A मैं अब बहुत कम वर्ड्स में एक बार में एक्सप्लेन करता हूँ कि हम बात कर रहे हैं इक्विटी शेयर्स सोल्ड थ्रू रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज और थोड़ा सा एक और चीज लॉन्ग टर्म इक्विटी शेयर्स सोल्ड थ्रू रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है? अब ढंग से सुनना आप चाहिए। पहले के जमाने में मोदी जी के आने से पहले ये इक्विटी शेयर्स हुआ करते थे एग्जेम्प्ट। मोदी जी आए और उन्होंने अब ये एग्जेम्पशन हटा दिया, ठीक है? कि अब से ये एग्जेम्प्ट नहीं है, अब से ये क्या है? एक्सेप्ट, ठीक है? ये इसकी थीम है, इंपॉर्टेंट चीज यही बात। हमने ये पढ़ा कि यार जब भी कोई सरकार आएगी और किसी टैक्सेबल चीज को एग्जेप्ट करेगी तो वहां होगा। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारा टैक्स बचा लिया। लेकिन अगर कोई मोदी जी जैसे लीडर आए और कहें अच्छे दिन आने वाले हैं और अच्छे दिन के नाम पे एग्जेम्प्ट चीजों को टैक्सेबल कर दे तो गलत बात हो जाएगी, है कि नहीं? धोखा हो जाएगा हमारे साथ। तो मोदी जी ने टैक्सेबल तो किया लेकिन कुछ प्रोविजंस के साथ किया। पहले तो एग्जेम्प्ट चीज को टैक्सेबल कर दिया, ठीक है? हमारे साथ चीटिंग हो गई। चीटिंग क्यों हो गई? क्योंकि मैं बरसों से ऐसे इक्विटी शेयर्स अपने पास होल्ड करके बैठा था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं जब भी इनको बेचूंगा इसमें जो भी मेरा फायदा होगा वो क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट। मोदी जी अचानक से आए और बोले अब से आप बेचोगे तो एग्जेम्प्ट नहीं है, टैक्सेबल है। मैंने कहा यार ये मैं तो इतने सालों से रख के बैठा हूँ एग्जेम्प्ट कराने के चक्कर में, अचानक से आप टैक्सेबल हो जाएंगे तो मेरा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तो मोदी जी ने 3 बातें कही कि देखो हम आप लोगों के साथ चीटिंग नहीं करना चाहते, हम गेम को बहुत फेयर रखना चाहते हैं। अब जो आप बेचोगे तो ये जो टैक्सेबल होगा कैसे होगा कि इस पे आज तक का जो प्रॉफिट है वो हो जाएगा माफ, आज के बाद जो प्रॉफिट हुआ होगा वो हो जाएगा टैक्सेबल। मतलब कैसे? हमें समझ में नहीं आया। तो उन्होंने कहा देखो समझो, आपने कोई चीज बरसों पहले 100 रुपए में खरीदी है, ठीक है? और ये आज हम अनाउंसमेंट कर रहे हैं। हम अनाउंसमेंट कब कर रहे हैं? अनाउंसमेंट कर रहे थे 1 फरवरी 2018 को, जब बजट अनाउंस होता है तो इस दिन वो अनाउंस कर लेते। तो उन्होंने कहा आज तक तो जो प्रॉफिट हुआ है, आज तक प्रॉफिट हुआ है मतलब 31 जनवरी 2018 तक का उसका जो भी प्रॉफिट है वो तो अभी भी क्या रहेगा? एग्जेम्प्ट, ठीक है? लेकिन इसके बाद अब आप फ्यूचर में जब भी बेचोगे इसके बाद जो प्रॉफिट होगा वो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। सर हमें अभी भी समझ में नहीं आई, आप कहना क्या चाह रहे हैं? तो मैं कहना ही चाह रहा हूँ, आपने बरसों पहले कोई शेयर 100 रुपए में खरीदा, आज उसकी कीमत कितनी है? 500 रुपए। हम सबसे पहले ये चेक करेंगे
कि जब मोदी जी ने कह रखा है कि 31 जनवरी 2018 तक, जिसको बोलते हैं अपन ग्रैंडफादर डे, मोदी जी अपने दादाजी तो ग्रैंडफादर, तो मोदी जी की डेट मतलब ग्रैंडफादर डेट, ठीक है। ग्रैंडफादर डेट पे जो भी इसकी वैल्यू थी, मान लो इस दिन ये हो गया था 350 का, तो मोदी जी ने बोला 100 से लेके 350 तक तेरे क्या है, माफ है। 350 के बाद अब तूने कितने कमा लिए, 150, ये 150 रुपए तेरे लिए क्या है, टैक्सेबल है। इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, उन्होंने कहा तूने तुम्हारी दुआओं ने मुझे बचा लिया आज। अब इसे कैलकुलेशन कैसे करेंगे कि हमने बेचा इसको कितने में, 500 में, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन 500, और मैंने खरीदा एक्चुअली में कितने में थे, 100, लेकिन वो कहते हैं अब इसकी कॉस्ट 100 मत मानना, इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी मानना आप, 31 जनवरी 2018 की फेयर मार्केट वैल्यू मान लो, मतलब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी मानोगे आप, 350। इसका मतलब आपने सिर्फ कितने पे टैक्स दिया, 150 पे टैक्स दिया। समझ में आया, ये कोर रूल है। क्या रूल है, कोर रूल, कि हमें कॉस्ट कौन सी माननी है, 31 जनवरी 2018 की रूल माननी। क्लियर है। ये रूल कब अप्लाई होगा, कि जब आपने बेचते टाइम भी एसटीटी पे किया हो और खरीदते टाइम भी एसटीटी पे किया हो, ठीक है। अगर आपने 1 अप्रैल 2004 से पहले खरीदा है, उस टाइम पे एसटीटी नहीं लगता था, तो इससे पहले की खरीद है तो परचेज के टाइम पे एसटीटी नहीं होगा तो भी चलेगा। 2004 के बाद की खरीद है तो खरीद पे भी एसटीटी, सेल पे भी एसटीटी। अगर ये दोनों कंडीशन पूरी हो रही है तो ये फेयर मार्केट वैल्यू वाला ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। मैंने कहा मोदी जी ने एग्जेम्प्टेड वाली चीज को टैक्सेबल करा, लेकिन 3 उपहार के साथ टैक्सेबल करा। पहला उपहार की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कौन सी लेंगे, 31 जनवरी 2018 वाली लेंगे। दूसरा उपहार कि आपका जो भी कैपिटल गेन आएगा उसमें से 1 लाख रुपए अभी भी क्या हो जाएगा, माफ। मतलब मान लो आपके पास ऐसे 1000 शेयर थे, एक शेयर पे 150 का फायदा हो रहा है, ऐसे 1000 शेयर है, तो टोटल फायदा कितना हो गया आपका, 1.5 लाख, उसमें से 1 लाख सबके माफ। आपका 1.5 लाख का फायदा हो कि 1.5 करोड़ का फायदा हो, जो भी फायदा हो रहा है उसमें से 1 लाख माफ। ये दूसरा उपहार। तीसरा उपहार कि जो बच जाएगा 0.5 लाख, उसमें भी टैक्स लगेगा रिड्यूस रेट से 10% से। बाकी लॉन्ग टर्म पे कितना लगता है, 20%, इसमें कितना लग रहा है, 10%। लेकिन 3 उपहार लिए ना, तो रिटर्न गिफ्ट भी मांग लिया उन्होंने। रिटर्न गिफ्ट क्या है कि जो इंडेक्सेशन आप करते थे ना, वो अब आप नहीं कर सकते। क्लियर है ये बात, ठीक है। तो 4-5 रूल क्या निकले। पहला रूल, परचेज और सेल दोनों के टाइम पे एसटीटी है तो फेयर मार्केट वैल्यू कब की ले सकते हैं, 31 जनवरी 2018 की ले सकते हैं। 30 ये अक्टूबर है, ठीक है। दूसरा रूल, आप फेयर मार्केट वैल्यू ले लोगे। तीसरा, इंडेक्सेशन नहीं कर सकते। 1 लाख रुपए का इनकम माफ है, टैक्स की रेट कितनी है, सिर्फ 10%। क्लियर है। अब इसके लिए एक गहरी बात हमने यूं पढ़ी थी, जिसके लिए आपको अब जो 4 बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं उनको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि जो शेयर मैंने 100 रुपए में खरीदा था, अगर मान लो 31 जनवरी 2018 को उसकी फेयर मार्केट वैल्यू और कम हो गई है, 90 हो गई है, ठीक है। और अब जब मैं उसको बेच रहा हूं, तब मैं उसको कितने में बेच रहा हूं, मान लो और कम में ही बेच रहा हूं। कितने में बेच रहा हूं, 80 में बेच रहा हूं। तो मेरा असल लॉस कितना है, 20 का। लेकिन आपके रूल के हिसाब से अगर मैं 90 लूंगा तो मेरा लॉस कैलकुलेट कितना होगा, 10 से। तो सरकार कह रही है हम आपकी इनकम कम करना चाहते हैं, लॉस कम नहीं करना चाहते। हम आपकी इनकम कम करना चाहते हैं, लॉस कम नहीं करना चाहते। इसलिए हमने रूल बनाया है फेयर मार्केट वैल्यू और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विच एवर इज हायर। समझ में आया कि नहीं, क्लियर है, ठीक है। और सुनो, लेकिन अगर आपने इसको $110 में बेचा है, अब 110 में बेचा है तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना हो रहा है आपका, 10 रुपए का। और फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे तो कितना आ रहा है,
₹20, तो आपका प्रॉफिट भी उतना ही होना चाहिए एक्चुअल, उससे कम होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। समझो आप, इस रूल की वजह से आपका नुकसान कम नहीं होना चाहिए, नुकसान जितना है उतना रखना चाहिए। मीन्स 100 बातों की एक बात, इस रूल की वजह से आपका अल्टीमेटली फ़ायदा ही होना चाहिए, आपका नुकसान नहीं होना चाहिए। और हमारा फ़ायदा कब आएगा? जब हमारा प्रॉफिट क्या निकलेगा? कम निकलेगा, क्योंकि हमें टैक्स कम देना पड़ेगा। हमारा फ़ायदा कब आएगा? जब हमारा लॉस क्या निकलेगा? ज़्यादा आएगा, क्योंकि हमारा टैक्स कहीं और पे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड 90 का रूल लगा दूँ तो कहीं कहीं पे मेरा नुकसान भी हो सकता है। जैसे यहाँ हो रहा है कि अल्टीमेटली 110 में बेचा, खरीदा तो 100 में था ना, तो जेब में तो पैसे प्लस कितने हुए? ₹10। और तुम्हारे रूल के हिसाब से मेरा प्रॉफिट कितना निकल के आ गया? ₹20। कितना निकल के आ गया? ₹20। तो मेरा नुकसान हुआ ना तुम्हारे रूल के हिसाब से, वो नहीं होना चाहिए। तो अब फाइनल रूल सुन लो जो याद रखना, 1 2 3 4, बाकी सबको याद है, आप लोग सुन लो। फाइनल रूल ये है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, सुन लेना जो रूल बता रहा हूँ, किसके बता रहा हूँ? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लें? हम चलेंगे बैकवर्ड अप्रोच से। कैसे चलेंगे? बैकवर्ड अप्रोच। सबसे बाद में आई नेट सेल कंसीडरेशन और फेयर मार्केट वैल्यू। इन दोनों में से विचएवर इज लोअर, इन दोनों में से विचएवर इज लोअर, ये आएगी मेरी स्टेप 1 की वैल्यू। ठीक है, जो सेलेक्ट किया मैंने विचएवर लोअर वो, और एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इन दोनों में से विचएवर इज हायर, ये है स्टेप 2 की वैल्यू। और जो स्टेप 2 की वैल्यू है उसको मैं क्या मानूंगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानूंगा। मतलब एज पर दिस एग्जांपल हम बैकवर्ड चलते हैं तो 110 और 90 विचएवर इज लोअर, क्या लेंगे? 90। सेलेक्ट क्या हुआ? 90 और 100 विचएवर इज हायर, तो मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या निकलेगी? 100। क्या निकलेगी? 100। इट मींस मैं अब 110 की फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन में से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या मानूंगा? 100। ₹10 का मेरा क्या हो गया? फायदा हो गया। समझे कि नहीं? क्लियर है? देन इंडेक्सेशन नहीं होगा। अभी क्वेश्चन तुम आराम से कर लोगे। हाँ, कौन सा वाला पढ़ रहे थे अपन? 11 का फर्स्ट वाला। इसका मतलब आपने इसको जब बेचा है तो बेचा है आपने 550 में, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन क्या आएगा? 550। दोनों टाइम आपने क्या खरीदा था? STT पे किया था, 112A एप्लीकेबल हो जाएगा। तो चलो उल्टा चलो, 550 मतलब नेट सेल कंसीडरेशन, और फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है? 390, विचएवर इज लोअर मतलब 390 और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 395, विचएवर इज हायर। तो सर्कल कर दो 395, सर्कल कर दो 395। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या मानेंगे? 395। इसको 550 में से माइनस कर देंगे, इंडेक्सेशन नहीं होगा, जो भी कैपिटल गेन है वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, जो भी आया 155 पर शेयर, ऐसे टोटल 10,000 शेयर्स हैं आपके पास, 15,50,000, उसमें से 1 लाख रुपए माइनस हो जाएगा, कितना बचा? 14,50,000, उस पर 10% का टैक्स लग जाएगा, 1,45,000। ठीक है, आंसर लिख दो, टैक्स 1,45,000, कैपिटल गेन 15,50,000। जल्दी जल्दी लिखो यार, तुम बहुत कछुए की तरह चल रहे हो, मजा नहीं आ रहा मुझे तुम्हें पढ़ाने में। सही कह रहा हूँ? ऐसा लग रहा है गलत जगह फंस गया मैं, बुरा लगे तो लगा लेना। मिस्टर ए, नेक्स्ट पढ़ूं? पढ़ू ना, मुंह से आवाज तो निकालो, हाँ या ना। मर गए क्या तुम लोग? बुरा लग गया? Mr. A is the owner of residential house which was purchased on 1st September 2016 for ₹9 lakh. He sold the said house on 4th September 2023 for 19 lakh. The valuation as per stamp valuation authority is ₹45 lakh. मज्जा आ गया। सेल कंसिडरेशन और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, 110% से भी कहीं ज़्यादा है, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को क्या मानेंगे अपन? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। ही इन्वेस्टेड 19 लाख इन NHAI बॉन्ड, अंडरलाइन करो NHAI बॉन्ड और लिखो 54 EC। कैपिटल गेन में से 19 लाख क्या हो जाएंगे? माइनस कर लोगे? 45 लाख फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, उसमें से 9 लाख की जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उसको कर लेंगे अपन इंडेक्सेशन। ठीक है,
इंडेक्स नंबर दे भी रखा है उन्होंने, ठीक है। जो भी कैपिटल गेन आएगा उसमें से 19 लाख क्या हो जाएंगे, 54 ईसी के एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, बचा हुआ टैक्सेबल। कर लेना, ये होमवर्क है तुम्हारा। चलो आगे बढ़ो, बढ़ूंगा आगे। ओके, मिस्टर पटेल is a proprietor of Start Stores since 2019. He has transferred his shop by way of slump sale for total consideration of 40 lakh. The professional fees and brokerage paid for this sale are 80,000. His balance sheet as on 31st March 2024 is as under: own capital 10,50,000, bank loan 5 lakh, trade creditors 2,50,000, unsecured loan 2 lakh। ठीक है, स्लम सेल में उसने कितने में बेच दिया, 40 लाख में। तो 40 लाख को अंडरलाइन करके लिख दो, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन FVC। और ये उसकी बैलेंस शीट दे रखी है जिसमें बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर, अदर असेट, और लाइबिलिटी साइड में बैंक लोन, ट्रेड क्रेडिटर्स, अनसिक्योर्ड लोन। हमें पता है स्लम सेल में हम नेट असेट लेते हैं, नेट वर्थ लेते हैं, असेट माइनस लाइबिलिटी करते हैं। असेट में जो डेप्रिशिएबल असेट है उनकी WDV लेते हैं, ठीक है। बाकी सबकी बुक वैल्यू ले लेते हैं अपन, ठीक है। और लाइबिलिटीज की भी बुक वैल्यू माइनस करेंगे अपन, ठीक है। नो इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ एनी एसेट इज कंसिडर्ड इन द ट्रांसफर डीड। इसको टिक करो और लिखो स्लम सेल। अगर ये बात नहीं लिखी हुई होती, एक एक एसेट की इंडिविजुअल वैल्यू लिखी हुई होती ट्रांसफर डीड में, तो फिर स्लम सेल नहीं होता ना। स्लम सेल तो होता ही क्या है कि एक एक एसेट की सिंगल वैल्यू नहीं लिखी हुई, पूरे डिवीजन की एक सिंगल वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है। ओके, अदर एसेट इंक्लूड्स trademark valuing 2 lakh as on 1/4/2023 on which no depreciation has been provided। 2 लाख के डेप्रिसिएशन पे कोई 2 लाख के ट्रेडमार्क पे डेप्रिसिएशन प्रोवाइड नहीं किया है, करना चाहिए। 1 साल का डेप्रिसिएशन माइनस होगा, लिखो लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 25%, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 25%। ये अभी नहीं पढ़ सकते बेटा, ये पूरा चार्ट है जो PGPP वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी आप मुझ पर विश्वास कर लो, 25% है तो 25% है। अगली बार जब वहाँ पढ़ेंगे तब आपको ये याद रहना चाहिए कि सर ने बोला था सारे इंटेंजिबल असेट्स में कितना लगता है, 25%। तो 4 एक रेट तुम्हें सिखा देता हूँ, लेकिन 4 के सिवा 6-7 रेट और हैं। जैसे बिल्डिंग है, कमर्शियल यूज़ की बिल्डिंग है तो 10%, रेसिडेंशियल यूज़ की बिल्डिंग है तो 5%। रेसिडेंशियल वाली को भूल जाओ, कमर्शियल को याद रखो। बिल्डिंग 10%, कोई सा भी फर्नीचर हो, लकड़ी का हो कि लोहे का हो, 10%। जनरल प्लांट एंड मशीनरी कोई सी भी हो, घूमने वाली हो, पड़ी रहने वाली हो, चलने वाली हो, कितने हैं उस पर, 15%। लेकिन कंप्यूटर इक्विपमेंट है तो उस पर है 40%, ठीक है। इंटेंजिबल असेट्स पे 25%। क्लियर है? तो 4 रेट याद रखनी है आप। बिल्डिंग 10, फर्नीचर, मशीनरी 15%, कंप्यूटर इक्विपमेंट 40%, इंटेंजिबल असेट 25%। क्लियर है? ओके। इन्होंने कहा कि अदर असेट में 2 लाख का ट्रेडमार्क इंक्लूडेड है, उस ट्रेडमार्क पे भाई साहब डेप्रिसिएशन नहीं लगा, तो इंटेंजिबल असेट पे डेप्रिसिएशन लगता है 25%, तो 25% माइनस कर दो 2 लाख का, 1,50,000 रह जाएगा, ठीक है। फर्नीचर ऑफ ₹1,50,000 परचेज्ड ऑन 5/11/2023 ऑन विच नो डेप्रिसिएशन हैज बीन प्रोवाइडेड। अंडरलाइन करो 5/11, 3 अक्टूबर के बाद, तो डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा, हाफ रेट से। फर्नीचर पे कितना रेट है, 10%, हाफ रेट से लगेगा तो कितना लगेगा, 5%। लगाओ 5% डेप्रिसिएशन इसका, 7,500 लगेगा, बचेगा कितना, 1,42,500। Unsecured loan includes 50,000 as advance received from his wife, which she has agreed to waive off। हाँ चलो जयराम जी की waive off, लेकिन मेरे हिसाब से इसका कोई फर्क पड़ेगा नहीं। कंप्यूट द कैपिटल गेन असेसमेंट ईयर 24-25। तो देखो यहाँ 1 by 1 सबसे पहले लेंगे अपन फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन।
कितना लैख है वो? 40 लाख। इसमें माइनस करेंगे अपन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो एज पर स्लम सेल क्या होती है? नेट वर्थ। तो नेट वर्थ का कैलकुलेशन हमें अलग से करना पड़ेगा। नेट वर्थ मतलब असेट्स माइनस लायबिलिटी। अब सारे असेट्स वन बाय वन लेंगे। अगर किसी के लिए कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो बुक वैल्यू ले लेंगे, एडजस्टमेंट है तो एडजस्टमेंट करके लेंगे। सबसे पहला असेट क्या है? बिल्डिंग। कुछ भी गिवन नहीं है तो हम इसकी क्या ले लेंगे? बुक वैल्यू ले लेंगे 5 लाख। उसके बाद क्या गिवन है आपको? फर्नीचर। फर्नीचर से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है क्या? क्या एडजस्टमेंट है कि इस 5 लाख में 1,50,000 का फर्नीचर ऐसा है जिस पे डेप्रिसिएशन नहीं लगा, तो हम उसका डेप्रिसिएशन इसमें से माइनस कर देते हैं। तो फर्नीचर में पूरा 5 लाख ही लेता हूँ, उसमें से सिर्फ उसका डेप्रिसिएशन जो कितना आया था 7,500 माइनस कर देता हूँ। चलेगा? ये समझ में आ रहा है सबको क्या कर रहा हूँ मैं? हिमानी आ रहा है पक्का? ओके, कितना बचा ये? ओके। इसके बाद अगला क्या है मेरे पास? डेटर्स। कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो क्या लेंगे अपन? बुक वैल्यू 2 लाख। इसके बाद है मेरे अदर असेट्स। अदर असेट्स में एडजस्टमेंट है ना कि इसमें वो इंटेंजिबल असेट इंक्लूडेड है जिस पे डेप्रिसिएशन नहीं लगा, उस पे डेप्रिसिएशन लगना है कितना? 25%। 2 लाख का 25% कितना हुआ? 50,000। तो ये अदर असेट्स है टोटल 8 लाख। 8 लाख में से माइनस करेंगे अपन 50,000, 7,50,000। टोटल असेट्स करो कितने हुए? 19,42,500। अब माइनस करेंगे अपन लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज में नीचे से चलते हैं। अनसिक्योर्ड लोन 2 लाख है जिसमें बीवी के 50,000 है जो क्या हो रहे हैं? वेव ऑफ। तो बुक वैल्यू कितनी रह जाएगी? 1,50,000। तो 2 लाख माइनस 50,000, 1,50,000। इसके बाद ट्रेड क्रेडिटर्स कोई एडजस्टमेंट नहीं है, बैंक लोन कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एज इट इज माइनस कर देंगे। नेटवर्थ 10,42,500 करो माइनस कितना बचा? 29,57,000। इंडेक्सेशन नहीं होता इसमें, है ना? बिजनेस हमारा कितना पुराना है सर? 2019 से चल रहा है, 2023-24 में अपन बेच रहे हैं, मतलब ये क्या कहलाएगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा। लॉन्ग टर्म है फिर भी इंडेक्सेशन नहीं होता। आप लोगों ने ये रूल पढ़ रखा था स्लम सेल वाला? स्लम सेल वाला रूल पढ़ रखा था? ठीक है, अब से मेरी बात सुनो। आपने जितना पढ़ा हुआ है उसके हिसाब से आप कैपिटल गेन के रोज के 2 लेक्चर देख के आओ। जितना पढ़ा हुआ है वो अपने आप समझ में आ जाएगा, आगे बढ़ा के देख लेना, ठीक है? क्योंकि हमने बहुत सारा पढ़ा है कैपिटल गेन में, सारी चीज़ें रिकॉर्डेड है। आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। अभी यूँ समझ लो 5 दिन तो क्वेश्चन और चलने वाले हैं ही से, ठीक है? तो लेक्चर्स देखना चालू कर दो, जो नहीं समझ में नहीं आता मुझसे अलग से पूछ लेना, ठीक है? चलो आगे बढ़ाओ। ओके, हाँ कुछ है क्या इसमें? क्या? हाँ माइनस होगा, मैंने देखा नहीं था ये वाली बात। द प्रोफेशनल फीस एंड ब्रोकरेज पेड फॉर दिस सेल इज 80,000। तो ट्रांसफर एक्सपेंसेस भी 80,000 माइनस होगा इसमें। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा, $80,000 माइनस होगा ना? अरे यार लिख के बतानी जरूरी है क्या हर चीज बेटा? माइनस ट्रांसफर एक्सपेंसेस 80,000 होगा, ठीक है? 39,20,000 रहेगा।
ठीक है, इसमें से भी 80,000 हम माइनस कर दो आप लोग, जो भी बचे वो तुम्हारा आंसर है। तुम मानोगे थोड़ी, तुमने तो खून चूसने का ठेका ले रखा है। कितना ले रहा है? 28 लाख। बस ठीक है, ऑडियो ही भेजूंगा आप तो सालो। मिस्टर एक्स converts his capital asset acquired on June 10, 2005 for 60,000 into stock in trade on March 10, 2023. The fair market value on the date of above conversion is 5,50,000. He subsequently sells the stock in trade so converted for rupees 6 lakh on June 10, 2023. Discuss the year of chargeability of capital gain. चार्जेबल कब होगा भाई? जिस साल में बेचा उस साल चार्जेबल होगा। ट्रांसफर कब माना जाएगा? जिस साल कन्वर्ट किया उस दिन की जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो मान ली जाएगी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, और जो कॉस्ट है वो डेट ऑफ एक्विजिशन से लेके कि डेट ऑफ कन्वर्जन तक का इंडेक्सेशन होके माइनस हो जाएगी। ये अपने आप करना है, मैं तुम्हें आंसर बता देता हूँ इसका फाइनल। सॉल्यूशन में आंसर नहीं दे रखा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कल डिस्कस कर रखा है, आंसर तुम निकाल लेना इसका। हेलो, क्वेश्चन नंबर 14। M held 2000 shares in a company ABC Limited. This company amalgamated with another company during the previous year ending 31st March 2024 under the scheme of amalgamation. M held 2000 shares of ABC Limited. यूँ समझो आप हो M, आपकी कंपनी है ABC लिमिटेड, ABC लिमिटेड किसी और कंपनी के साथ अमालगमेट हो गई, आपके ABC लिमिटेड के शेयर्स गए, आपको दूसरी कंपनी के शेयर्स मिल जाएंगे। ये अमालगमेशन को ट्रांसफ़र नहीं मानते, इस पे कैपिटल गेन नहीं आता। याद है ना आपको? मैं सिर्फ क्वेश्चन फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ रहा हूँ। अंडर द स्कीम ऑफ अमालगमेशन M was allotted 1000 shares in new company. The market value of shares allotted is higher by 50,000 than the value of holding in ABC Limited. The assessing officer proposes to treat the transaction as an exchange and to tax 50,000 as capital gain. Is he justified? असेसिंग ऑफिसर अनपढ़ जाहिल गवार। किसने असेसिंग ऑफिसर बना दिया उसको पता नहीं, वो खुद को इनकम टैक्स नहीं पता, और सच्ची में इनको नहीं पता होता है, गधे साल। हाँ, इनको नहीं पता होता है। ये वो यूपीएससी कलेक्टर ऐसे कुछ बन जाते हैं ये लोग सरकारी परीक्षा देके, फिर इनको जो भी याद, मेरे को नहीं पता कौन सा एग्जाम देके बनते हैं, ये कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट तो होते नहीं, ये कोई दूसरे होते हैं, जो भी होते हैं अलग प्राणी, ये कुर्सी पे आके बैठ जाते हैं, फिर इनको अलग से इनकम टैक्स की जीएसटी की ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, अब जो चीज़ आपने 2 से 3 साल में पढ़ी हो वो ट्रेनिंग इनको महीने भर में दे दी जाती है। सोचो कैसी ट्रेनिंग मिली हो। फिर ये ऐसे उल्टे सीधे कामकाज करते हैं, फिर इनके सामने इनसे लड़ने चार्टर्ड अकाउंटेंट आता है, वो इनको 4 रूल नए सिखा के जाता है, फिर ये थोड़ा सीखते हैं और धीरे धीरे एक्सपीरियंस से ये इनकम टैक्स सीखते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे पास तो एबीसी लिमिटेड का था, वो तो वही कंपनी हमारे गए, तुम्हें नई कंपनी के शेयर मिल गए, जो नई कंपनी के शेयर मिले उसके 50,000 से उसकी वैल्यू मार्केट में क्या है ज़्यादा है, तो ये तो एक्सचेंज हुआ, इसमें तो टैक्स लगेगा। हट बुर्बक, एज पर सेक्शन 47 इसको ट्रांसफर नहीं मानते। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या ली जाएगी? पुरानी वाली, है ना। बस आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन कैपिटल गेन टैक्स लायबिलिटी डज नॉट अराइज? किस किस में कैपिटल गेन की लायबिलिटी नहीं आएगी? मिस्टर ए परचेज गोल्ड इन 1970 भीड़े के ज़माने में फॉर ₹25,000 इन प्रीवियस ईयर 23-24 ही गिफ्टेड इट टू हिज सन at the time of marriage. Fair market value of the gold on the day the gift was made was ₹1 lakh. सर गिफ्ट को भी ट्रांसफर, ठीक है। गिफ्ट का 100% रूल अपन अदर सोर्सेज में पढ़ेंगे। क्या हुआ? टाइम का क्या है? टाइम तो होता रहता है, उसमें क्या है? यार मेरे को क्लास 10 मिनट लेट मिलती है और वो बिल्कुल, चलो फिर भी यार क्लियर है।
एक रूल और सुना दूं तुम लोगों को, छोटा मोटा कहीं ना कहीं काम आता रहेगा। वैसे तो ये गिफ्ट का रूल अपन अदर सोर्सेज में पढ़ने वाले हैं। अदर सोर्सेज में यूँ पढ़ेंगे, किसी से कुछ भी गिफ्ट मिले टैक्सेबल, लेकिन उसके 3 एक्सेप्शन है कि अगर ये गिफ्ट रिश्तेदार से मिले तो माफ, अगर ये गिफ्ट शादी के मौके पे मिले तो माफ, किसी से भी मिले फिर रिश्तेदार के नॉन रिश्तेदार माफ, शादी के मौके पे तो आदमी बर्बाद हो रहा है, सहानुभूति के लिए गिफ्ट मिल रहा है उसको तो माफ है, ठीक है। और अगर ये गिफ्ट कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ पे मिले, कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ मतलब मरते मरते कोई गिफ्ट दे जाए, वो नहीं धमाल मूवी में प्रेम चोपड़ा मर गया, उसको पानी पिलाया तो बोल गया सेंट सेबेस्टियन गार्डन में बड़े से डब्ल्यू के नीचे 10 करोड़ रुपए पड़े, तो ये मरते मरते गिफ्ट दे गया ना, ये भी माफ। ये 3 चीज माफ, रिश्तेदार माफ, शादी के मौके पे माफ, कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ माफ। तो यहाँ पे तो उसके पापा ने उसको उसकी शादी के मौके पे दिया और दिया भी पापा ने, तो पूरा माफ। इसके गिफ्ट है वैसे भी ट्रांसफर नहीं लगेगा, ठीक है, ओके। इट मींस ये दोनों सिनेरियो में माफ है। पापा ने गिफ्ट दिया तो पापा पे कैपिटल गेन भी नहीं आएगा, बेटे को गिफ्ट मिला तो उन पे अदर सोर्सेज भी नहीं आएंगे, दोनों हमेशा कॉम्बो में ही चलते हैं। अगर ये उसके लिए टैक्सेबल है तो इनके लिए कहीं ना कहीं ट्रांसफर भी है, ये बात अपन अदर सोर्सेज में जाके पढ़ेंगे। हाल फिलहाल सर जी गिफ्ट है, ट्रांसफर नहीं मानते, डन। नेक्स्ट, हाउस प्रॉपर्टी इज परचेज्ड बाय हिंदू individual 1945 or 20,000 is given of the family members in previous year 2024 at the time of partition of the family, fair market value on the date of partition was rupees 12 lakh। कहानी, आज़ादी के 1-2 साल पहले फैमिली ने एक मकान खरीदा और वो किसको दे दिया, किसी एक मेंबर को घर से बेदखल करने के लिए उसको प्रॉपर्टी में से हिस्सा दे दिया, तो पार्शियल या कंप्लीट पार्टीशन ऑफ HUF ट्रांसफर नहीं माना जाता। मिस्टर बी परचेज 50 कन्वर्टेबल डिवेंचर्स ऑफ 40,000 in 1995 which was converted into 500 shares worth 85,000 November 23 by the company। कन्वर्जन को भी ट्रांसफर नहीं माना। लल्लू क्वेश्चन बाय ठाठा CU 16, 17, 18, 19, 20 सब होमवर्क, सबके लिए हिंट के ऑडियो नोट्स मैं आपको शाम को 5 से 6 के बीच में भेज दूंगा, ठीक है। मैं रिव्यू भी कर लूँगा, अगर किसी का आंसर प्रॉपर नहीं है तो वो आंसर भी भेज दूंगा मैं आपको, ठीक है। आप पहले ऑडियो नोट सुनोगे, फिर इसको सॉल्व करोगे, आंसर से मैच करोगे, हो गया मैच बल्ले बल्ले, नहीं हुआ तो सड़ी सी शक्ल लेके यहाँ जाना, ठीक है, बाय, सॉरी प्यारी सी शक्ल लेके आना।